तो आज हम वापस से आपके लिए एक काफी बेहतरीन एनिमे लेकर आए हैं जो जरूर आपको काफी पसंद आने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस का सबसे पहले पता चल सके। अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हमें बताया जाता है कि इंसान का सबसे पहला वेपन उसकी फिस्ट है, यानी इंसान के मुक्के, और सालों से इंसान अपने इसे हथियार के साथ फाइट करता आया है और फाइट कर करके इंसान का मुक्का इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कैस्टिव है और वो बेहोश जमीन पर पड़ा होता है। तभी कैस्टिव होश में आता है और वो देखता है कि वो एक बैटल रिंग में है और उसकी फाइट चल रही है। कैस्टिव को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो यहाँ कैसे आ गया और वो किससे फाइट कर रहा है। फिर सभी लोग कैस्टिव पर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उसे जल्दी से वापस फाइट करना शुरू करना चाहिए, जिससे उन्हें मजा आ सके। फिर कैस्टिव भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम एक जेल को देखते हैं जिसके अंदर काफी सारे कैदी थे, पर किसी भी कैदी की उम्र ज्यादा नहीं थी। तभी उन्हें खाना दिया जाता है। हालांकि वो खाना काफी ज्यादा गंदा था, पर फिर भी सभी कैदी उस खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं और एक दूसरे से झगड़ा भी करने लगते हैं। तभी एक लड़का रोको बीच में आता है और सभी से कहता है कि वो खाना बांट कर भी खा सकते हैं क्योंकि यहाँ सभी को काफी भूख लग रही है। फिर रोको सभी को बराबर खाना दे देता है और वहीं कैस्टिव भी अकेला बैठा होता है। रोको उसे भी खाना देता है। ये देखकर कैस्टिव काफी खुश होता है और रोको की तारीफ करने लगता है कि वो एक काफी अच्छा इंसान है, जिससे रोको थोड़ा शर्मा जाता है और कैस्टिव को खाना खाने की कहता है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में एक सोल्जर आता है और सभी को अपने साथ ले जाता है। फिर वो सोल्जर उन्हें बताता है कि अब उनका मॉक टेस्ट लिया जाएगा जिसमें सभी को फाइट करनी होगी और जो जीतेगा सिर्फ उसे आगे जाने का मौका मिलेगा। पहला ही मैच रोको और कैस्टिव के बीच फिक्स होता है, जिससे कैस्टिव बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि वो रोको से फाइट करना नहीं चाहता था। फिर वो दोनों फाइट के लिए तैयार होने लगते हैं और हमें पता चलता है कि रोको एक काफी बेहतरीन फाइटर है और वो बाकी किसी भी लड़कों से बिल्कुल अलग है। कैस्टिव भी तैयार हो रहा होता है। तभी कैस्टिव का मास्टर जफर उसे उसके हैंडबैंड के बांधने की कहता है। फिर जफर कैस्टिव से कहता है कि ये उसकी पहली फाइट है और रोको एक काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर है, पर इस बात से कैस्टिव को डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगर वो पहले से डर जाएगा तो वो फाइट में कभी नहीं जीत पाएगा। फिर इन दोनों का मैच शुरू होता है और वो रोको मन में सोच रहा होता है कि वो आसानी से कैस्टिव को हरा सकता है। इसलिए रोको एक ही पंच से कैस्टिव को हराने का डिसाइड करता है, जिससे कैस्टिव को भी ज्यादा दर्द ना सहना पड़े। फिर रोको अटैक करने आगे जाने लगता है, लेकिन तभी कैस्टिव इतने स्पीड के साथ मूव होता है कि रोको उसे देख भी नहीं पाता और उल्टा रोको को ही चोट लग जाती है। ये देखकर रोको काफी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि कैस्टिव ने कैसे किया। फिर रोको वापस अटैक करने आगे बढ़ता है, पर वो एक भी पंच कैस्टिव को मार नहीं पा रहा था। कई पंच से बचने के बाद कैस्टिव रोको को एक सीधा मुंह पर पंच मारता है और कई पंच बॉडी पर मारता है, जिसकी वजह से रोको जमीन पर गिर जाता है और वापस खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कैस्टिव काफी निराश था ऐसा करके, पर जफर लगातार कैस्टिव पर चिल्ला रहा था कि उसे अपना मैच पूरी पावर के साथ करना चाहिए। ये देखकर सभी काफी हैरान होते हैं कि कैस्टिव इतनी अच्छी बॉक्सिंग करता है और रोको कैस्टिव को एक पंच भी नहीं मार पाया। फिर कैस्टिव रोको के पास जाता है और रोको कैस्टिव की काफी तारीफ करता है क्योंकि उसकी टेक्निक काफी अच्छी है। फिर कैस्टिव रोको को खड़ा होने के लिए हाथ देता है, पर जैसे ही रोको कैस्टिव का हाथ पकड़ता है कई सारे सोल्जर्स रोको को तीर मार देते हैं, जिसकी वजह से रोको वहीं पर मर जाता है। ये देखकर कैस्टिव को काफी गुस्सा आता है। कैस्टिव पूछने लगता है कि उन्होंने रोको को क्यों मारा। तब एक आदमी खड़ा होता है और बताता है कि इस जगह पर हारे हुए लोगों की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए जो हारेगा उसे मार दिया जाएगा। फिर वो आदमी अपने नाम का पहला लेटर वी कैस्टिव के हाथ पर छपवा देता है और बताता है कि आज से वो उसका फाइटर है और अब से वो उसके लिए फाइट करेगा। साथ ही वो आदमी बताता है कि अगर कैस्टिव 100 फाइट जीतता है तो इनाम में वो उसे उसकी आज़ादी दे देगा और कैस्टिव हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा। ये सुनकर कैस्टिव खुश तो होता है, पर वो सोचने लगता है कि अगर वो एक फाइट भी हारा तो उसकी हालत रोको जैसी होगी, यानी उसे तुरंत ही मार दिया जाएगा। जिसके बाद जफर कैस्टिव को ट्रेनिंग देने लगता है और जफर मन में सोच रहा होता है कि कैस्टिव सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है क्योंकि उसकी उम्र में इतने स्ट्रॉन्ग पंच मारना काफी मुश्किल है और हर किसी के बस की बात भी नहीं है। पर जफर देखता है कि कैस्टिव सिर्फ अपने हाथ का ही यूज कर रहा है, इसलिए जफर आगे आता है और कैस्टिव को समझाता है कि उसे अपने लेग्स और नीज का भी यूज करना चाहिए क्योंकि उनमें हाथों से ज्यादा पार होती है। फिर जफर कोनी से एक अटैक करके दिखाता है जो सही में काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन तभी जफर के घुटने में काफी तेज दर्द होता है जिसकी वजह से वो बैठ जाता है।
हम देखते हैं जफर के घुटने में इंजरी है, जिसकी वजह से जफर का घुटना ज्यादा अच्छे से काम नहीं करता। वहीं पीछे खड़े कुछ लोग कह रहे होते हैं कि पहले जफर एक काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर था, जिसकी वजह से उसे अनडिफिटेबल वुल्फ बुलाते थे, पर इंजरी की वजह से अब जफर सही से खड़ा भी नहीं हो सकता। कैस्टी भी ये सुन रहा होता है और उससे उन लोगों पर काफी गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी जफर खड़ा होता है और कैस्टिव को ट्रेनिंग करने की कहता है, क्योंकि जल्द ही ट्रेनिंग स्कूल्स के बीच फाइट होने वाली है जो खुद किंग कराने वाले हैं, और कैस्टिव को उस फाइट में भेजा जाएगा एक स्लेव फाइटर के रूप में। फिर हम देखते हैं कि कैस्टिव और उसके साथ कुछ दूसरे स्लेव्स एरिना की तरफ जा रहे होते हैं। कैस्टिव काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि वो जगह काफी बड़ी थी। तभी जफर कैस्टिव को समझाता है कि उसकी एक रियल फाइट होने वाली है, इसलिए कैस्टिव को सीरियस रहना चाहिए। जिसके बाद कैस्टिव रोम कैसल में भटक जाता है और वो वहीं रखी मूर्तियां देखने लगता है। तभी एक लड़का कैस्टिव के पास आता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर कैस्टिव बताता है कि वो यहाँ फाइट के लिए आया है, पर वो अपने ग्रुप से बिछड़ चुका है। फिर वो लड़का कैस्टिव से पूछता है कि क्या वो स्लेव है। फिर वो लड़का कैस्टिव को रास्ता बता देता है जहाँ उसे उसके दोस्त मिल जाएंगे। कैस्टिव जाने लगता है और उस लड़के को थैंक्स भी करता है। वो लड़का अपना नाम रस्का बताता है और कैस्टिव को उसके फाइट के लिए विश करता है। जिसके बाद कैस्टिव का मैच का टाइम आता है और कैस्टिव के ओपोनेंट का नाम गिदोन है, जो दिखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। फिर वो दोनों फाइट करना शुरू करते हैं और गिदोन सोच रहा होता है कि कैस्टिव सिर्फ एक बच्चा है, वो उसे आसानी से हरा देगा। लेकिन तभी कैस्टिव गिदोन पर अटैक करना शुरू करता है और कैस्टिव के अटैक इतने ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग थे कि गिदोन उसकी मूवमेंट्स को पहचान नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो कैस्टिव के एक भी अटैक से नहीं बच पाता और जमीन पर गिर जाता है। गिदोन वापस खड़े होने की कोशिश करता है पर वापस खड़ा भी नहीं हो पाता और कैस्टिव अपना पहला मैच इसी तरह जीत जाता है। कैस्टिव अपनी पहली जीत से काफी खुश था, लेकिन अब सभी लोग गोदिन को मार देने की कहने लगते हैं, जिसकी वजह से गोदिन भी काफी डर जाता है। तभी एक आदमी डेमेट्रियस किंग से फैसला लेने की कहता है कि अब उन्हें हारे हुए फाइटर के साथ क्या करना चाहिए। किंग अभी काफी छोटा था और वो ऐसे किसी को मारना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से वो काफी घबरा जाता है। तभी कैस्टिव आगे बढ़ता है और किंग की तरफ देखकर शांत होने का इशारा करता है। किंग को इससे काफी मदद मिलती है, पर इससे किंग की मदर काफी गुस्से में आ जाती है कि एक स्लेव फाइटर किंग को ऑर्डर नहीं दे सकता, इसलिए तो कैस्टिव के दोनों हाथ कटवा देने का ऑर्डर देती है। पर तभी डेमेट्रियस ऐसा न करने को कहता है, क्योंकि इससे रोमन लोगों के बीच किंग की अच्छी छवि नहीं बनेगी और आगे चलकर किंग को इससे खतरा हो सकता है। किंग की मदर को भी ये बात समझ आती है और वो ऑर्डर देती है कि जैसा जनता चाहती है वैसा ही होगा। फिर हम देखते हैं कि कैस्टिव के साथ तो कुछ नहीं होता, पर गोदिन को मार दिया जाता है। जिसके बाद जफर कैस्टिव को चांटा मारकर कहता है कि क्या वो मरना चाहता है जो सभी के सामने ऐसी हरकतें कर रहा है। पर कैस्टिव कहता है अगर उसके जीतने से हमेशा उसका ओपोनेंट मर जाएगा तो इसका मतलब कैस्टिव ही उनका कातिल है। जफर कैस्टिव को इन सब बातों के बारे में ना सोचने को कहता है और सिर्फ जीतने पर ध्यान देने की कहता है। तभी एक सोल्जर आता है और कैस्टिव को चलने की कहता है, क्योंकि किंग ने कैस्टिव को बुलाया है। किंग कैस्टिव से मिलकर उसकी तारीफ करने लगता है कि वो इतनी छोटी सी उम्र में इतना अच्छा फाइटर है। पर कैस्टिव देखकर काफी हैरान था कि पूरे रोम का किंग एक उसके जैसा बच्चा है। किंग की मदर जफर से पूछती है कि वो कौन है, जिस पर जफर अपना नाम बताता है और बताता है कि वही कैस्टिव को फाइट करना सिखा रहा है। किंग की मदर जफर को पहले से जानती थी, क्योंकि जफर काफी फेमस फाइटर था। तभी किंग की मदर को याद आता है कि जफर ने उनके काफी अच्छे सोल्जर डेमेट्रियस से फाइट की थी। डेमेट्रियस बताता है कि अपने जफर से 10 साल पहले पिछले किंग के सामने फाइट की थी और वो काफी शानदार फाइट थी। कैस्टिव सोच रहा होता है कि उससे फाइट में जफर का घुटना खराब हो गया, जिसकी वजह से उसे फाइटिंग छोड़नी पड़ी। डेमेट्रियस बताता है कि उसने आज की फाइनल फाइट काफी स्पेशल बनाई है। फिर सभी आज की फाइनल फाइट देखने लगते हैं, जो कि रुस्का का मैच है, और हमें पता चलता है कि रुस्का डेमेट्रियस का ही बेटा है। ये जानकर कैस्टिव काफी हैरान होता है। रुस्का का ओपोनेंट भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था और जफर बताता है कि सिर्फ उसे देखकर ही पता चल रहा है कि रुस्का के ओपोनेंट की फाइटिंग स्पिरिट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। उन दोनों की फाइट शुरू होती है, पर फाइट शुरू होते ही रुस्का अपने ओपोनेंट को उठाकर पटक देता है। ये देखकर सभी काफी हैरान होते हैं। फिर रुस्का उसे काफी अच्छी टेक्निक से मारता है, जिसकी वजह से उसका ओपोनेंट कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर उसका अपने ओपोनेंट का हाथ पकड़कर उसे तोड़ देता है और फाइट जीत जाता है। डेमेट्रियस बताता है कि उनकी फैमिली में ये लॉक और टेक्निक कई सालों से चली आ रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैस्टिव रुस्का के साथ किंग का म्यूजिक सुनता है और उसे वो काफी पसंद आता है। किंग भी ये देखकर काफी खुश होता है और वो कैस्टिव को अपने दूसरे म्यूजिक सुनाने लगता है। फिर वो तीनों बात करने लगते हैं और कैस्टिव को किंग की बातों से समझ आता है कि वो अंदर से खुश नहीं है। लेकिन तभी वहाँ किंग की मदर आ जाती है और वो ये देखकर खुश नहीं थी कि उसका बेटा उन फाइटर से बात कर रहा है, इसलिए वो कैस्टिव और रुस्का को फाइट करने का ऑर्डर देती है। उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें फाइट के लिए तैयार होना पड़े।
तभी वहां जफर और डेमेट्रियस भी आ जाते हैं। जफर कैस्टिव को फाइट से बचाने की कोशिश करता है, पर अब काफी देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। अब कैस्टिव और रुस्का आमने सामने आ जाते हैं और दोनों ही फाइट के लिए तैयार थे। फिर कैस्टिव रुस्का पर अटैक करना शुरू करता है, पर रुस्का आसानी से कैस्टिव के सभी अटैक रोक रहा था और साथ ही रुस्का कैस्टिव के मुंह पर घुटना मारता है और कैस्टिव को जमीन पर गिरा देता है। फिर रुस्का कैस्टिव का गला दबा देता है और कैस्टिव उसके लॉक से निकल नहीं पा रहा था। वहीं किंग की मदर उससे बार बार पूछती है कि इस टाइम में किंग को क्या करना चाहिए। इससे किंग काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो कभी किंग बनना ही नहीं चाहता था और ना ही वो उनके हाथ की कोई कठपुतली है। यह सुनकर किंग की मदर रोते हुए कहती है कि उसने उसे किंग बनाने के लिए कितना कुछ किया है और वो उससे ऐसे बातें कर रहा है। फिर किंग की मदर रोते हुए वहां से चली जाती है और किंग भी उनके पीछे जाता है। वहीं रुस्का सिर्फ कैस्टिव को बेहोश कर देता है और उसे मारता नहीं। कुछ देर बाद डेमेट्रियस रुस्का को मारता है क्योंकि उसने कैस्टिव को बिना कुछ किए छोड़ दिया, पर रुस्का को अपने डिसीजन पर नाज था। दूसरी तरफ कैस्टिव हारकर काफी निराश था और वो जफर से कहता है कि हारना काफी बुरा होता है और उसे ये फीलिंग ही नहीं पसंद जो उसके अंदर से आ रही है। पर जफर कैस्टिव को फील करने की कहता है जो उसके अंदर से अभी आ रही है और उसे कभी भूले ना, जिससे वो हमेशा जीत पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ टाइम बीत जाता है और हमें पता चलता है कि जिस स्लेव हाउस में कैस्टिव था उसे खत्म कर दिया गया है और कैस्टिव को एक बोली में बेच दिया गया है। पर अभी कैस्टिव लगातार रोम किंगडम आता है और एक स्लेव फाइटर के रूप में फाइट करता है। जिसके बाद अब कैस्टिव का नया मालिक उससे और उसके बाकी स्लेव से कहता है कि वो अब उसे काफी सारा पैसा कमा कर देंगे। फिर वो सभी पोम्पी नाम की एक सिटी में आ जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि एक काफी अमीर आदमी एक फाइटिंग टूर्नामेंट रखवा रहा है और उन्हें उसमें कम्पीट करने के लिए बुलाया गया है। फिर वो सभी उस जगह पर चले जाते हैं जहां वो रहने वाले हैं। वो जगह काफी बड़ी थी, जिससे कैस्टिव काफी खुश होता है क्योंकि अब वो काफी बड़ी जगह पर ट्रेनिंग कर सकते हैं। लेकिन तभी वहां एक आदमी आता है जो उन्हें धमकाने लगता है कि अगर उनमें से कोई भी उसकी ट्रेनिंग के बीच में आया तो वो उसे मार देगा। लेकिन एक दूसरा आदमी रोडोक आगे आता है और उसकी कोई भी बात मानने से मना कर देता है क्योंकि वो भी उनकी तरह ही एक स्लेव है। उन दोनों की फाइट होने ही वाली थी। इससे पहले नाशका नाम का एक आदमी बीच में आ जाता है जो उस पूरी जगह की सिक्योरिटी का ख्याल रखता है। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और कैस्टिव भी ये देखकर काफी खुश होता है कि उनकी फाइट नहीं हुई। फिर वो आदमी अपनी ट्रेनिंग करने लगता है और वो अपने हाथ और पैर में कई लोहे के रिंग पहन लेता है और काफी अजीब तरह से ट्रेनिंग करने लगता है। फिर कैस्टिव का ओनर नाशका से पूछता है कि वो आदमी कौन है, जिस पर नाशका बताता है कि उसका नाम एमदेन है और वो यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर है और आज तक उसे एरिना में किसी ने नहीं हराया। फिर जफर कैस्टिव और उसके साथियों को ट्रेनिंग देने लगता है और ह्यूमन बॉडी के बारे में काफी कुछ समझाता है। पर अभी कैस्टिव का ध्यान एमदेन पर ही था क्योंकि वो पिछले 4 घंटों से लगातार वही ट्रेनिंग कर रहा था। उसी रात कैस्टिव बाथरूम के लिए जा रहा होता है, तभी उसे छत पर एक लेडी दिखती है। कैस्टिव सोचने लगता है कि कहीं वो चोर तो नहीं, पर वो लेडी नीचे उतरते हुए गिर जाती है और कैस्टिव उसकी मदद करने आ जाता है। वो लेडी कैस्टिव से पूछती है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर कैस्टिव बताता है कि वो एक स्लेव फाइटर है। फिर कैस्टिव उस लेडी से पूछता है कि वो कौन है। ये सुनकर वो लेडी काफी हैरान हो जाती है कि कैस्टिव उसे नहीं जानता। फिर वो लेडी खड़ी होती है और कहती है कि जरूर कैस्टिव काफी दूर से आया होगा जो उसे नहीं जानता। फिर हमें पता चलता है कि उस लेडी का नाम सबीना है और वो उस टाउन की सबसे खूबसूरत लड़की है और देखते ही देखते हर किसी को सबीना की खूबसूरती के बारे में पता चल गया और सबीना काफी फेमस भी हो गई। तभी वहां नाशका आ जाता है और सबीना वापस जाने लगती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एमदेन सभी स्लेव से फाइट करके ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर सभी काफी थक जाते हैं, जिसकी वजह से अब कोई भी फाइट करने के लिए तैयार नहीं था। तभी सबीना ऊपर से एमदेन से कहती है कि वो हमेशा उन कमजोरों को ही मारता है और उसने कभी उसे किसी ट्रेनिंग ओपोनेंट को हराते हुए नहीं देखा। ये सुनकर बाकी सभी स्लेव हंसने लगते हैं और सभी वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सबीना बैठी होती है, तभी एक लेडी उसके पास मदद के लिए आती है और बताती है कि कुछ लोग उसकी बार शॉप के बाहर बैठे हैं जो हर कस्टमर को मारकर भगा रहे हैं। सबीना भी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है और सभी स्लेव फाइटर को लेकर वहां पर पहुंच जाती है। हम देखते हैं कि सबीना उन गुंडों से वहां से भाग जाने की कहती है, पर वो नहीं मानती और उल्टा सबीना को ही अपने पास रख लेने की कहते हैं। सबीना सभी स्लेव से फाइट करने की कहकर पीछे हो जाती है और सभी स्लेव उन गुंडों से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सभी स्लेव उन गुंडों को काफी आसानी से मारने लगते हैं और कैस्टिव उनके लीडर से फाइट कर रहा था और कैस्टिव उसे काफी मारता भी है, जिसकी वजह से वह कैस्टिव को गिराकर वहां से भाग जाता है। पर स्लेव सभी गुंडों को पीट देते हैं और तभी वहां नाशका भी आ जाता है। सबीना नाशका पर गुस्सा करती है क्योंकि वो एमदेन को जल्दी वहां नहीं लाया, जिसकी वजह से उन गुंडों का लीडर भाग गया। नाशका सबीना को उसके बारे में भूल जाने की कहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एमदेन उस गुंडे को भी रस्सी से बांधकर घसीटते हुए ले आता है। सब ये देखकर काफी हैरान थे कि एमदेन ने अकेले ही उन गुंडों के लीडर को मार दिया।
फिर सबीना एमदिन की तारीफ करती है, पर फिर बताती है कि उन्होंने एमदिन के आने से पहले ही सब संभाल लिया था। जिस पर एमदिन सबीना से कहता है कि उसे ऐसे बाहर के लोगों के साथ बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। पर फिर सबीना कहने लगती है कि अब तो एमदिन लगातार 48 मैच जीत चुका है और हो सकता है कि वो अपना प्रॉमिस भी पूरा कर ले। जिस पर कैस्टिव सोचता है कि वो कौन से प्रॉमिस की बात कर रहे हैं। एमदिन सबीना से कहता है कि वो आने वाले टूर्नामेंट में जीतकर अपना प्रॉमिस पूरा कर लेगा। वहीं पीछे खड़ा नाश्का सोच रहा होता है, एमदिन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले और चाहे कोई भी प्रॉमिस पूरा कर ले, पर सबीना कभी उसे पूरे मन से प्यार नहीं करेगी। एमदिन सिर्फ अपनी लाइफ खराब कर रहा है सबीना के पीछे। तभी हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहां सबीना का बर्थडे होता है और एमदिन भी उसे बधाई देता है। सबीना ये देखकर हंसने लगती है कि एक स्लेव उसे क्या गिफ्ट दे सकता है, तो एमदिन सबीना को अपनी 30 विन स्ट्रीक दे देता है। सबीना नाश्का से पूछती है कि क्या विन स्ट्रीक भी इतनी जरूरी हो सकती है, जिस पर नाश्का बताता है कि आज तक उनकी सिटी में इतने मैच लगातार कोई नहीं जीता और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबीना एमदिन से कहती है कि अगर वो 50 मैच लगातार जीतता है तो वो उसे स्लेव बनने से आजाद कर देगी और उसे अपना पर्सनल रिटेनर बना लेगी। अब वापस प्रेजेंट में सबीना एमदिन से कहती है कि उसे सिर्फ 2 मैच और जीतने हैं, लेकिन अगर वो एक मैच भी हारता है तो वो वापस 0 पर आ जाएगा। तभी कैस्टिव का साथी रोडोक एमदिन से कहता है कि वो उसकी विनिंग स्ट्रीक को तोड़ देगा और उसे आने वाले टूर्नामेंट में हरा देगा। फिर रोडोक कहता है कि पहले एमदिन को वो हराएगा और फिर कैस्टिव भी उसे हराएगा। ये सुनकर कैस्टिव हैरान हो जाता है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। एमदिन रोडोक से कहता है कि वो उसे यही मार देगा। ये सुनकर दोनों फाइट करने आने लगते हैं, पर बाकी सभी उन्हें रोक लेते हैं और सबीना वहां से चली जाती है। फिर जाते हुए कैस्टिव सोच रहा होता है कि वो काफी छोटा और कमजोर है, जिसकी वजह से वो उस लीडर को रोक नहीं पाया था और न ही उसके मुक्कों का उस पर ज्यादा असर हुआ था। इसलिए अब कैस्टिव जल्दी से बड़ा और स्ट्रॉन्ग होने का डिसाइड करता है, क्योंकि अगर वो ऐसे ही छोटा रहा तो वो हमेशा जीत नहीं पाएगा। उसी रात उन सभी स्लेव के ओनर ने उनके लिए काफी अच्छा खाना बनवाया था, जिससे सभी काफी खुश थे और कैस्टिव सोच रहा होता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा खाना खाना चाहिए जिससे वो जल्दी स्ट्रॉन्ग हो सके। जफर कैस्टिव को देखकर ही समझ जाता है कि वो किसी तकलीफ में है, इसलिए वो उसे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर कैस्टिव सारी बात बताता है कि कैसे आज उसने एक गुंडे को मारने की कोशिश की, पर उससे ज्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से उसके अटैक का उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ और वो उससे बचकर भाग गया। फिर कैस्टिव बताता है कि उसके पास कोई ऐसा पावरफुल मूव भी नहीं है जिससे वो एक ही अटैक में अपने ओपोनेंट को हरा सके, क्योंकि उसके ओपोनेंट हमेशा उसके साइज के नहीं आएंगे। फिर जफर बताता है कि ऐसा कोई मूव नहीं होता कि बस कैस्टिव उसका यूज करे और उसका ओपोनेंट हार जाए। अगर कैस्टिव को जल्दी मैच खत्म करना है तो उसे और पावरफुल बनना होगा, सिर्फ तभी कैस्टिव एक मूव में मैच खत्म कर पाएगा। फिर जफर कुछ देर सोचता है और कैस्टिव को एक काफी स्ट्रॉन्ग मूव सिखाने की कहता है जिसे वो अपना खुद का किलर मूव कह सकेगा। कैस्टिव जफर को जल्दी से उस मूव को सिखाने की कहता है, पर जफर पहले कैस्टिव को अपना पेट भर लेने की कहता है। कैस्टिव खाना खाना शुरू करता है, लेकिन तभी नाश्का वहां आ जाता है और कैस्टिव से चलने की कहता है क्योंकि सबीना उससे बात करना चाहती है। फिर कैस्टिव सबीना के पास पहुंच जाता है और सबीना कैस्टिव को बताती है कि उसने उसे यहाँ एक ऑफर देने के लिए बुलाया है। फिर सबीना बताती है कि वो चाहे तो कैस्टिव को उसकी इसलिए वाली जिंदगी और लगातार फाइट वाली जिंदगी से बाहर निकाल सकती है और हमेशा आजाद कर सकती है। पर कैस्टिव पूछता है कि वो सिर्फ उसे ही ऐसे आजाद क्यों करना चाहती है, जबकि यहाँ पर और भी कई अच्छे फाइटर हैं। जिस पर सबीना बताती है कि कैस्टिव जितना दिखता है उसे काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसने उसे चुना। फिर सबीना बताती है कि वो कैस्टिव को अपने साथ रोम किंगडम ले जाना चाहती है और कैस्टिव उसका बॉडीगार्ड बनकर रहेगा। पर कैस्टिव पूछता है कि उसके पास पहले से तो एमदिन है जो काफी अच्छा फाइटर है, फिर भी उसे उसकी जरूरत क्यों है। जिस पर सबीना बताती है कि उसे पावरफुल होना ही जरूरी नहीं है, एक इंसान को बात करना भी आना चाहिए और साथ ही सबीना को कोई कम उम्र का ही चाहिए जिसे वो उसे तमीज से बात करना सिखा सके। पर कैस्टिव कहता है कि पता नहीं उसका ओनर सबीना को उसे खरीदने की परमिशन देगा भी या नहीं। पर सबीना कैस्टिव को उन सब की चिंता न करने की कहती है। फिर सबीना कहती है कि अब तय हुआ, अब सिर्फ कैस्टिव के ओनर से ही बात करना रह गया है। सबीना जाने लगती है, पर कैस्टिव उसे रोकता है और बताता है कि वो उसके साथ नहीं जाना चाहता। फिर कैस्टिव बताता है कि कुछ टाइम पहले उसे एक नोबल ने खरीदा था। उस नोबल के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वो काफी ज्यादा अकेला था, जिसकी वजह से उसने एक दोस्त खरीदा। पर कैस्टिव हमेशा ऐसे चेन में बंधे नहीं रहना चाहता था, इसलिए कैस्टिव ने आजाद होने को कहा और उस नोबल ने उसे ऐसे ही अकेला छोड़ दिया। इसलिए अब कैस्टिव चाहता है कि जो भी अगला इंसान उसे खरीदे वो इंसान कैस्टिव खुद हो। वो बिक और खरीद नहीं सकता। ये सब सुनकर सबीना काफी गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो कैस्टिव जैसे एक स्लेव की जिंदगी सुधार रही थी। पर कैस्टिव कहता है कि वो बेवकूफ है, पर वो ये सब फिर से नहीं चाहता।
फिर कैस्टिव जाने की कहता है क्योंकि जब उसे बुलाया गया वो खाना खा रहा था और उसकी फाइट भी आने वाली है जिसके लिए उसे ट्रेनिंग करनी होगी। सबीना और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कैस्टिव के ऊपर सामान फेंकने लगती है। कैस्टिव भी वहां से भाग जाता है। उसी रात सबीना अब भी कैस्टिव के बारे में सोच रही होती है, तभी वो एमदेन को अपने पास बुलाती है और उसे कैस्टिव को काफी बुरी तरह से हराने का ऑर्डर देती है और कैस्टिव को इतनी बुरी तरह से मारने की कहती है कि वो वापस कभी खड़ा भी ना हो सके और उसे पछतावा हो कि वो फाइटर क्यों बना। नेक्स्ट डे रोडोक काफी गुस्से में था क्योंकि कैस्टिव को उससे पहले फाइट के लिए भेजा जा रहा है, जबकि वो पहले एमदेन से फाइट करना चाहता था। तभी नाश्का कैस्टिव के पास आता है और उसे पूछता है कि क्या उसके और सबीना के बीच कुछ हुआ है। फिर कैस्टिव नाश्का को सारी बात बता देता है कि कैसे उसने सबीना का ऑफर रिजेक्ट कर दिया, जिस पर नाश्का कहता है कि जरूर सबीना ने ही उसका मैच पहले एमदेन से रखवाया होगा। पर कैस्टिव बिल्कुल डरता नहीं और कहता है कि उसे सिर्फ अपना मैच जीतने पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा उसके लिए कुछ जरूरी नहीं है। पर नाश्का काफी परेशान था क्योंकि कैस्टिव का ओपोनेंट इतना भी कमजोर नहीं होने वाला और कैस्टिव के जीतने के बिल्कुल ना के बराबर चांस है। वहीं दूसरी तरफ एमदेन ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो काफी गुस्से में था क्योंकि सबीना ने उसके बदले कैस्टिव को चुना था, जबकि वो कितने सालों से लगातार सबीना के लिए काम करता आ रहा है और आज तक एक बार भी कभी उसने सबीना को निराश नहीं किया। इसलिए अब इसका बदला वो कैस्टिव से एरिना में लेने का डिसाइड करता है और कैस्टिव को पूरी तरह से खत्म कर देने की कहता है। नेक्स्ट डे हमारे दोनों ही फाइटर फाइट के लिए तैयार होते हैं और दोनों को एरिना में बुलाया जाता है। एमदेन सोच रहा होता है कि आज वह कैस्टिव को हराकर ये फाइट खत्म कर देगा और इसके बाद उस दूसरे फाइट को भी हरा देगा, जिससे आज उसका सबीना को दिया प्रॉमिस पूरा हो जाएगा। अब फाइट शुरू होती है और कैस्टिव एमदेन पर अटैक करने लगता है, पर एमदेन के हाथ की फिस्ट की वजह से कैस्टिव का कोई भी अटैक अच्छा असर नहीं कर रहा था, बल्कि कैस्टिव को ही ऐसा लग रहा था कि वो एक आयरन वाले पर मुक्के मार रहा है। पर कैस्टिव हार नहीं मानता और लगातार मुक्के मारने लगता है, वो भी और तेज स्पीड और पावर के साथ। एमदेन को लग रहा होता है कि कुछ देर में ही कैस्टिव थक जाएगा और वो उसका मौका होगा, पर कैस्टिव लगातार पंच मारता चला जाता है, जिससे एमदेन भी काफी हैरान होता है क्योंकि अब उससे पंच रोके नहीं जा रहे थे। तभी कैस्टिव एक मुक्का मारता है जिससे एमदेन का हाथ साइड में हो जाता है। इससे कैस्टिव को मारने की जगह मिल जाती है और वो एमदेन के मुंह पर एक काफी स्ट्रॉन्ग पंच मारता है, जिससे एमदेन जमीन पर गिर जाता है। सभी ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि एक बच्चे ने एमदेन को गिरा दिया, पर एमदेन इतनी आसानी से हारने नहीं वाला था और वो वापस खड़ा हो जाता है और अब एमदेन सही से फाइट करने के लिए तैयार था। पर वहीं कैस्टिव काफी थक चुका था क्योंकि वो लगातार पंच मारने के चक्कर में अपनी सांस को कंट्रोल करना ही भूल गया था। अब एमदेन अटैक करना शुरू करता है और काफी स्पीड के साथ कैस्टिव की तरफ मुक्के मारने लगता है। कैस्टिव अभी एक एमदेन के अटैक से बच रहा था, पर धीरे धीरे उसके लिए अटैक से बचना मुश्किल होता जा रहा है। अब एमदेन भी फाइट में सीरियस हो जाता है और लगातार काफी स्ट्रॉन्ग मूव से अटैक करने लगता है। तभी एमदेन कैस्टिव को ऐसे दिखाता है कि वो उसे पंच मारने आ रहा है, जिसकी वजह से कैस्टिव अपनी बॉडी डिफेंस करता है, पर एमदेन कैस्टिव के सर पर मार देता है और कैस्टिव बच नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। सभी एमदेन के लिए चीयर करने लगते हैं। जफर को पता था कि एमदेन कैस्टिव को चकमा देकर उस पर अटैक करेगा और साथ ही जफर काफी हैरान भी था एमदेन की ऐसी टेक्निक देखकर। वहीं कैस्टिव काफी मुश्किल से फिर से वापस खड़ा हो जाता है और वापस से फाइट करने के लिए तैयार था। कैस्टिव सोच रहा होता है कि वो एमदेन का काफी अच्छा अटैक था, लेकिन आगे उसे एक अटैक का ख्याल रखना होगा, वरना वो ज्यादा देर एमदेन के सामने टिक नहीं पाएगा। पर अब एमदेन अटैक नहीं कर रहा था, सिर्फ डिफेंसिव पोजीशन में खड़ा था। सभी को लग रहा होता है कि एमदेन सिर्फ कैस्टिव के साथ खेल रहा है, पर जफर समझ चुका था कि एमदेन किसी किलिंग अटैक की तैयारी कर रहा है। वहीं नाश्का भी ये देखकर समझ जाता है कि एमदेन कैस्टिव के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करने वाला है, जो किसी बच्चे पर नहीं करना चाहिए। पर कैस्टिव नहीं समझता और वापस लगातार पंच मारने लगता है। एमदेन मन में सोच रहा होता है कि कैस्टिव ऐसे ही पंच मारता रहा तो उसका काम और आसान हो जाएगा और जितना कैस्टिव पंच मारकर थकेगा उतना ही उसका जीत पाना मुश्किल होता जाएगा। कैस्टिव एमदेन के पेट पर मारने की सोचता है, पर उसे पता नहीं था कि वो सीधा एमदेन के ट्रैप में ही जा रहा है। तभी कैस्टिव नीचे होता है पेट में मारने के लिए, लेकिन तभी एमदेन अपनी पूरी जान से कैस्टिव की पीठ पर मारता है। वो अटैक एमदेन को इतनी भारी हेड फिस्ट की वजह से और ज्यादा जोर से लगता है और कैस्टिव तुरंत जमीन पर गिर जाता है और वापस उठ भी नहीं पाता। तभी एमदेन के लिए सभी लोग चीयर करने लगते हैं। जफर और कैस्टिव के दोस्त उसे उठने की कह रहे होते हैं, पर कैस्टिव को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वहीं कैस्टिव के दिमाग में किसी की आवाज आ रही होती है, पर वो पहचान नहीं पा रहा था कि वो किसकी आवाज है। तभी कैस्टिव को समझ आता है कि वो जफर की आवाज है और कैस्टिव वापस होश में आता है। अब कैस्टिव वापस खड़ा हो जाता है, पर कैस्टिव को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गया है। हमें पता चलता है कि अचानक से बेहोश होने की वजह से कभी कभी याददाश्त भी चली जाती है और अभी वही कैस्टिव के साथ हुआ है।
साथ ही जब कैस्टिव होश में आया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आया है और यहाँ कर क्या रहा है। वहीं कैस्टिव सोच रहा होता है कि ये इंसान उसे मार देगा और ना ही कैस्टिव एमदेन की किसी अटैक से बच पा रहा था। लेकिन अभी कैस्टिव हार नहीं मान रहा था, क्योंकि किसी वजह से उसे सिर्फ इतना पता था कि वो हार नहीं सकता। एमदेन भी कैस्टिव से कहता है कि उसे यह फाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे वो मर भी सकता है। पर अभी कैस्टिव हार नहीं मानता और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। कैस्टिव मन में सोच रहा होता है कि उसका ओपोनेंट बिल्कुल अलग तरह से फाइट कर रहा है और इस तरह से उसने इससे पहले कभी फाइट नहीं की। साथ ही वो मेमोरी लॉस की भी दिक्कत में है। तभी कैस्टिव को थोड़ा थोड़ा याद आता है कि उसने इस फाइट के लिए ट्रेनिंग की थी। तभी कैस्टिव को जफर की बात याद आती है कि ऐसा अटैक है जिससे अपने ओपोनेंट को एक ही अटैक में हराया जा सकता है। कैस्टिव तैयार हो जाता है, क्योंकि अभी भी उसके पास ऐसा कुछ है जिससे वो जीत सकता है। अब सभी लोग भी एमदेन पर चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि हमेशा वो इतना टाइम नहीं लेता अपने ओपोनेंट को हराने में। वहीं एमदेन सोच रहा होता है कि फाइट तभी खत्म हो जानी चाहिए थी जब उसने अपने इतने स्ट्रॉन्ग मूव से कैस्टिव के ऊपर अटैक किया था। तभी कैस्टिव का एक दोस्त कहता है कि समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कैस्टिव किसी भी अटैक से काफी जल्दी हील हो जाता है और वापस फाइट करने के लिए तैयार रहता है। जैसे अभी एमदेन ने इतना स्ट्रॉन्ग अटैक किया, पर कैस्टिव कुछ ही देर में ठीक हो गया और वापस फाइट कर रहा है। तभी एमदेन कैस्टिव पर अटैक करने आगे आता है, पर कैस्टिव एक कदम पीछे लेकर वापस आगे आ जाता है और एमदेन पर अटैक करता है। पर एमदेन कैस्टिव के अटैक से बच जाता है और उसका हाथ दूर कर देता है, जिसकी वजह से कैस्टिव गिरने वाला होता है। पर तभी गिरते हुए कैस्टिव एमदेन के अटैक से बचता है और उसके पेट पर मुक्का भी मार देता है और तभी गिरकर वापस खड़ा हो जाता है। हालांकि एमदेन को कैस्टिव के पंच से ज्यादा असर नहीं होता, पर कैस्टिव एमदेन के अटैक से बच चुका था। पर तभी हम देखते हैं कि डायरेक्ट पंच लगने की वजह से एमदेन की लेफ्ट साइड की पसली टूट चुकी है। जफर समझ जाता है कि इससे पहले भी एमदेन ने पिछले खतरनाक अटैक करने के लिए उसी जगह पर पंच खाया था और इस बार भी उसी जगह पर पंच पड़ा, इसलिए उसकी हड्डी टूट गई। सभी काफी हैरान थे कि एक बच्चा इतनी देर तक एमदेन जैसे स्ट्रॉन्ग फाइटर के सामने टिका हुआ है। तभी नाश्का से हमें पता चलता है कि बचपन में ही कैसे एमदेन ने सबीना के लिए हर स्लेव बच्चे से फाइट की थी और आखिर में सिर्फ एमदेन और नाश्का बच गए थे। फिर वो दोनों भी आपस में फाइट करने लगते हैं। बच्चों के बीच कोई फाइटिंग टेक्निक नहीं होती और वो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं, लेकिन तभी एमदेन नाश्का की नाक पर अपना सर मारता है, जो इतनी तेज लगता है कि नाश्का की नाक की हड्डी टूट जाती है, जिसकी वजह से आज तक नाश्का की नाक टेढ़ी है। फिर एमदेन जीत गया और लगातार फाइटिंग के रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। पर एमदेन के मुकाबले नाश्का की किस्मत काफी अच्छी थी और एक काफी अच्छी फैमिली ने नाश्का को खरीद लिया और पढ़ाया, जिससे आज नाश्का एक सक्सेसफुल स्लेव बन सका। उसी पढ़ाई की वजह से नाश्का बाकी सभी स्लेव से जीत सका। पर अब भी नाश्का को समझ नहीं आ रहा था कि एमदेन जैसा इतना टैलेंटेड इंसान क्यों एक स्लेव बनकर खुश है। फिर नाश्का कैस्टिव के लिए चीयर करता है, क्योंकि अगर एमदेन हारता है तो हो सकता है कि वो सबीना के बारे में सोचना बंद कर दे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। नाश्का को चीयर करता देख और भी कई लोग कैस्टिव के लिए चीयर करने लगते हैं। नाश्का भी ये देखकर काफी हैरान होता है। वहीं फाइट में कैस्टिव एमदेन की उसी जगह मारने की कोशिश करता है जहां से एमदेन कमजोर है, पर डायरेक्ट पंच मारने के बाद भी एमदेन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एमदेन भी समझ आता है कि कैस्टिव अब सीधा उसकी चोट को निशाना बना रहा है, पर एमदेन दर्द को अपनी जीत के रास्ते में आने से मना करता है। एमदेन को भारी सांस लेने से ज्यादा दर्द हो रहा था, जिससे वो समझ जाता है कि उसकी पसली की 2 हड्डियां टूट चुकी हैं। पर फिर भी एमदेन हार मानने से मना कर देता है और कहता है कि उसके दिल में जो दर्द हो रहा है, इससे बड़ा दर्द इस दुनिया में कोई नहीं है। तभी एमदेन अपने खड़े होने का तरीका चेंज कर देता है, जैसे कैस्टिव सोचने लगता है कि कहीं ये भी पहले की तरह कोई ट्रैप तो नहीं है और वो अटैक करने जाए, तभी वापस से एमदेन उसके ऊपर किसी काफी खतरनाक मूव से अटैक करे। और तभी जफर चिल्लाते हुए कैस्टिव से कहता है कि एमदेन सिर्फ इसी वजह से नए तरह से खड़ा हुआ है, जैसे वो अपने दर्द को कम करने के लिए कुछ टाइम ले सके। कैस्टिव समझ आता है कि ये एमदेन की चाल थी टाइम हासिल करने के लिए, इसलिए अब कैस्टिव काफी तेज से एमदेन की तरफ जाने लगता है। अब एमदेन कैस्टिव के सभी अटैक से बचने लगता है और साथ ही कैस्टिव पर 3 अटैक कॉम्बो से अटैक भी करता है, लेकिन कैस्टिव एमदेन के तीनों अटैक से बच जाता है और उल्टा एमदेन पर अटैक भी कर देता है। पर एमदेन भी कैस्टिव के अटैक से बचकर पीछे हो जाता है। ये देखकर एमदेन काफी हैरान था कि कैस्टिव सिर्फ उसके कॉम्बो अटैक से बचा ही नहीं, बल्कि उसके ऊपर अटैक भी किया। वहीं कैस्टिव सोच रहा होता है कि धीरे धीरे वो एमदेन की मूवमेंट समझ पा रहा है, जिससे उसे एमदेन का अगला अटैक समझने में काफी आसानी मिल रही है। पर अब कैस्टिव के लिए एमदेन के अटैक समझना काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अब एमदेन भी ये समझ चुका है कि कैस्टिव उसके अटैक समझ रहा है, इसलिए अब वो अपना हर कदम काफी ध्यान से रखने वाला है। वहीं एमदेन सोच रहा होता है कि कैस्टिव को लगता है कि वो उसे अपनी स्पीड से हरा सकता है, पर एमदेन की बॉडी कैस्टिव की बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए कैस्टिव का कोई भी अटैक झेलना एमदेन के लिए बच्चों का खेल है।
क्योंकि एमदिन जीतने के लिए अपनी खुद की हड्डियां तक तुड़वा चुका है, पर कैस्टिव ऐसा कोई अटैक कभी नहीं झेल पाएगा। साथ ही एमदिन कहता है कि आज तो किस्मत भी उसके साथ है। तभी कैस्टिव के सर से खून निकलने लगता है। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। कैस्टिव सोचने लगता है कि उसके माथे पर चोट लग गई है, पर आंखों में खून जाने की वजह से अब कैस्टिव को दिखना भी कम हो रहा है। ये देखकर जफर भी काफी परेशान होने लगता है, क्योंकि फाइट के इस टाइम एक आंख में खून जाने की वजह से कैस्टिव को काफी नुकसान हो सकता है। एमदिन सोच रहा होता है कि कैस्टिव ने सबीना जैसे लड़की को अपना दुश्मन बनाया, जिसकी वजह से आज इसके साथ ऐसा हो रहा है। वहीं सबीना ये देखकर काफी खुश हो रही होती है और मन में एमदिन को जल्दी से फाइट खत्म करने की कहती है। वहीं एमदिन वापस से अपनी नॉर्मल वाली पोजीशन में आ जाता है। ये देखकर कैस्टिव को लगने लगता है कि क्या अब एमदिन वापस से उसके ऊपर अटैक करने वाला है। एमदिन सोचता है कि अगर वो अभी कैस्टिव के पास जाकर अटैक करता है तो कोई चांस ही नहीं है कि कैस्टिव फाइट में खड़ा रह पाए। अब कैस्टिव तय करता है कि वो उस टेक्निक का यूज करेगा जो उसके मास्टर जफर ने उसे सिखाई है। अब कैस्टिव वापस से एमदिन पर अटैक करने लगता है। तभी कैस्टिव याद करता है कि जफर ने उसे बताया था कि उसे कुछ भी करके अपनी ओपोनेंट के पीछे आ जाना, और अगर कैस्टिव को अपने ओपोनेंट की पीठ दिखती है तो इसका मतलब कैस्टिव बिल्कुल सही पोजीशन पर है। तभी कैस्टिव को अपने पूरे बॉडी वेट के साथ अपने ओपोनेंट की पीठ पर पंच मारना है, और वो पंच इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कैस्टिव का पंच एक स्वॉर्ड से भी ज्यादा तेज लगे। तभी कैस्टिव एमदिन के पीछे आ जाता है और जैसा जफर ने कहा था बिल्कुल उसी तरह से एमदिन की पीठ पर पंच मारता है, जो एमदिन को काफी तेज लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अब एमदिन वापस उठ भी नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से सभी कैस्टिव के लिए चीयर करने लगते हैं। सभी ये देखकर काफी हैरान थे कि एक बच्चे ने इतने स्ट्रॉन्ग फाइट करके इतने बड़े फाइटर को अकेले ही हरा दिया। तभी सबीना खड़ी होती है और वहीं से एमदिन से वापस खड़े होने की कहती है, क्योंकि वो ऐसे हारकर वो हर चीज गंवा नहीं सकता जो उसने आज तक कमाई है। इसलिए सबीना वापस से एमदिन को खड़े होने की कहती है। हम देखते हैं कि जैसे ही एमदिन के कानों तक आवाज जाती है वो वापस खड़े होने लगता है। ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं और कैस्टिव सोचने लगता है कि उसने पूरी पावर और पूरी परफेक्ट तरह से अटैक किया था, लेकिन फिर भी एमदिन के अंदर इतनी पावर है कि वो वापस खड़े होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एमदिन की काफी कोशिश करने के बाद भी वो खड़ा नहीं हो पाता और गिर जाता है। अब कैस्टिव को विनर अनाउंस कर दिया जाता है, जिससे सभी काफी खुश होते हैं, पर सबीना अब भी काफी गुस्से में थी कि एमदिन उसके इतना कहने पर भी नहीं जीत पाया। अब एमदिन उठकर बैठता है और कैस्टिव से पूछता है कि उसके पास ज्यादा पावर थी, ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी कैस्टिव कैसे जीत सकता है। जिस पर कैस्टिव कहता है कि वो भी एक स्लेव फाइटर ही है, बिल्कुल एमदिन की तरह। तभी सारे लोग चिल्लाने लगते हैं कि एमदिन तो मिला हुआ था, वो एक बच्चे से हार गया, इसलिए सभी एमदिन को मार देने की कहने लगते हैं। ये देखकर कैस्टिव को काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि पहले भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था और कैस्टिव को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे लोग इतनी आसानी से किसी को मारने की डिमांड कर सकते हैं। तभी कैस्टिव अपना अंगूठा ऊपर करता है, इसका मतलब कैस्टिव एमदिन को जिंदा छोड़ देने की मांग कर रहा है। ये देखकर सभी लोग काफी गुस्से में आ जाते हैं और कैस्टिव को भी मार देने की कहने लगते हैं। सबीना के सर्वेंट उसे जाने की कहते हैं, क्योंकि माहौल बिगड़ता जा रहा है, पर सबीना जल्दी से टेंट हटाने की कहती है। फिर सबीना सभी के सामने आ जाती है। सभी उसको देखकर शांत हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले कई लोगों ने कभी सबीना को नहीं देखा था। फिर सबीना सभी से काफी प्यार से कहती है कि उन्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी टूर्नामेंट सिर्फ शुरू हुआ है और अभी देखने लायक काफी कुछ बचा है। ये सुनकर सभी शांत हो जाते हैं। फिर सबीना एमदिन से कहती है कि उसने काफी अच्छा किया और वो वहां से चली जाती है। वहीं सबीना के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर एमदिन शांत हो जाता है और कुछ कह भी नहीं पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैस्टिव को होश आता है और उसके दोस्त बताते हैं कि वो पूरे दिन से सो रहा था। फिर वो सभी कैस्टिव को बताते हैं कि जैसे ही सब खत्म हुआ था वो तुरंत ही जमीन पर गिर गया था। तभी कैस्टिव पूछता है कि एमदिन कैसा है, क्या उसकी चोट ठीक है। नाशका बताता है कि कैस्टिव की चोटें एमदिन से काफी ज्यादा बुरी थी, तो उसे अपनी चिंता करनी चाहिए और एमदिन बिल्कुल ठीक है, पर वो अब कभी एरिना में नहीं आने वाला, क्योंकि उसकी विंग स्ट्रीक भी टूट चुकी है। वहीं रोडोग भी काफी गुस्से में होता है, क्योंकि एमदिन हार चुका है और अब वो उससे फाइट भी नहीं कर पाएगा। इसलिए रोडोग कहता है कि अब वो टूर्नामेंट के बचे 2 दिन अपने सभी ओपोनेंट को काफी बुरी तरह से मारने वाला है। फिर सभी जाने लगते हैं, पर तभी कैस्टिव मास्टर जफर के बारे में पूछता है, जिस पर कैस्टिव का दोस्त बताता है कि कुछ देर पहले उन्होंने बताया है कि उन्हें कुछ काम पूरा करना है, इसलिए वो कुछ देर के लिए कहीं गए हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जफर एमदिन के पास आ चुका था और उससे बताता है कि वो कैस्टिव का मास्टर जफर है। एमदिन उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या करने आया है, जिस पर जफर बताता है कि उसने सुना है कि एमदिन ये सिटी छोड़कर जाने वाला है। फिर जफर बताता है कि वो सभी भी यहाँ सिर्फ टूर्नामेंट तक ही हैं, फिर वो भी यहाँ से चले जाएंगे। फिर जफर एमदिन से कहता है कि उसे कुछ पूछना है। जफर बताता है कि जिस टेक्निक का उसने कैस्टिव को हराने के लिए इस्तेमाल किया था और
जो कैस्टिव ने एमदेन को हराने के लिए इस्तेमाल की, वो दोनों टेक्निक लगभग बिल्कुल एक जैसी हैं और यहाँ तक कि सेम ही जगह पर भी अटैक करती हैं। फिर जफर कहता है कि शायद जिस टेक्निक का एमदेन ने यूज किया उसने वो टेक्निक खुद नहीं बनाई बल्कि किसी ने उसे सिखाई है। जफर एमदेन से पूछता है कि उस टेक्निक को किसने उसे सिखाया। एमदेन भी बताने के लिए मान जाता है और बताता है कि उसका जन्म ही एक स्लेव के रूप में हुआ था, जिसकी वजह से वो किसी के साथ कभी अच्छे से रह भी नहीं पाया। पर जल्दी ही एमदेन ने अपनी किस्मत को अपना लिया और अपनी फाइटिंग स्लेव वाली लाइफ से खुश हो गया। पर एमदेन के पास इतनी बड़ी बॉडी नहीं थी कि वो सभी से जीत सके, इस वजह से वो पूरे दिन ट्रेनिंग करता था, पर फिर भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन पा रहा था। 5 साल पहले एक दिन ट्रेनिंग करते हुए एमदेन भगवान से इच्छा मांगता है कि उसे स्ट्रांग होना है। तभी एमदेन से एक आदमी बात करने लगता है। जब तक उस आदमी ने कुछ बोला तब तक एमदेन को पता भी नहीं था कि उसके सामने कोई बैठा हुआ है। फिर वो आदमी एमदेन से कहता है कि वो एमदेन को स्ट्रांग बना सकता है, पर एमदेन की ट्रेनिंग हमेशा सिर्फ एक गोल के लिए ही होनी चाहिए। उस आदमी का एक एक शब्द एमदेन की बॉडी के कोर तक जा रहा था, जिसकी वजह से एमदेन उससे पूछता है कि क्या वो डिवाइन मैसेंजर है जिसने इसकी इच्छा सुन ली और यहाँ आ गया। पर वो आदमी कहता है कि वो काफी टाइम से एमदेन को ऑब्जर्व कर रहा था, इसके बाद ही एमदेन के पास आया है। फिर वो आदमी बताता है कि एमदेन काफी टैलेंटेड है और वो नहीं चाहता है कि उसके जैसा किसी टैलेंटेड इंसान का टैलेंट बेकार जाए। ये सुनकर एमदेन अपने घुटनों पर आ जाता है और उस आदमी से पूछता है कि क्या वो उसे स्ट्रांग बना सकता है, जिस पर वो आदमी बताता है कि वो 3rd रेट फाइटर है तो वो जरूर एमदेन की हेल्प कर सकता है। फिर वो आदमी बताता है कि वो काफी टाइम से किसी एमदेन जैसे इंसान की तलाश कर रहा था जिसका स्ट्रांग होने का मोटिव उसकी तरह स्ट्रांग हो। फिर वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी टेक्निक भी सिखाने वाला हूँ जो तुम्हें ओपोनेंट को एक ही अटैक में हरा देगा। फिर एमदेन ने उस आदमी को अपना टीचर बना लिया, यहाँ तक कि एमदेन को उस आदमी का नाम तक भी नहीं पता था। जिसके बाद एमदेन ने उस आदमी को अपना मास्टर बना लिया और इसकी ट्रेनिंग की वजह से एमदेन लगातार स्ट्रांग बनता चला गया और लगातार फाइट्स जीतने लगा। फिर एक दिन एमदेन ने वो स्पेशल टेक्निक भी सीख ली, लेकिन उसके बाद ही वो आदमी गायब हो गया और वापस कभी नहीं आया। पर फिर जफर बताता है कि वो आदमी कोई भगवान का भेजा मैसेंजर नहीं है, बल्कि वो आदमी सिर्फ अपनी टेक्निक अच्छे फाइटर पर चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी टेक्निक सही में अच्छी है भी या नहीं। एक बार जब उसका काम हो जाता है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। जफर की बातों से एमदेन समझ आता है कि उस आदमी ने जफर को भी ट्रेनिंग दी है, जिस पर जफर बताता है कि वो आदमी एकलौता ऐसा इंसान है जिसे जफर ने मास्टर कहा था, पर वो उसकी ट्रेनिंग अधूरे में ही छोड़कर चला गया। फिर हम देखते हैं कि एमदेन सिटी छोड़ रहा होता है, तभी नाशका उसे कुछ मेडिसिन देता है जो उसके रास्ते में काम आएंगी। एमदेन उन दवाइयों को लेकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद कैस्टिव और उसके साथी भी सिटी से जिसके बाद हम देखते हैं सभी स्लेव्स रॉड बनाने का काम कर रहे होते हैं और सभी काफी थक चुके थे, क्योंकि हर कोई काफी लंबे टाइम से बिना रुके काम कर रहे थे और अब तो सभी का पूरा शरीर थकान की वजह से टूट ही रहा था। तभी एक सोल्जर कहता है कि अब वो सभी खाना खा सकते हैं। ये सुनकर वो काफी खुश होते हैं, पर अभी खाना खाते हुए यही शिकायत कर रहे होते हैं कि उन्हें कब तक यही काम करना होगा, क्योंकि वो सभी काफी लंबे टाइम से यही कर रहे हैं। अब तो उनके हाथों से खून तक आने लगा है। पर कैस्टिव उन सभी पर चिल्लाता है और कहता है कि उन्हें इस सबको भी अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा समझना चाहिए और इसकी मदद से लगातार स्ट्रांग होने पर ध्यान देना चाहिए। पर फिर भी वो सभी शिकायत करने लगते हैं कि ये काम काफी ज्यादा बेकार है, जिस पर कैस्टिव भी कहता है कि ये काम काफी बेकार है, उनका हर दिन काफी ज्यादा बेकार है और बोरिंग है। लेकिन फिर भी वो सभी हमेशा के लिए ऐसे कमजोर नहीं रह सकते और यही उनके मास्टर भी चाहते हैं। तभी हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ जफर उन सभी को कहता है कि वो सभी काफी ज्यादा कमजोर हैं, इसलिए उन्हें सबसे पहले अपनी पावर बढ़ाने पर काम करना चाहिए। इसलिए जफर उन सभी को रॉड बनाने का काम करने की कहता है और उन्हें तब तक ये काम करना होगा जब तक कि जफर उन्हें रुकने को ना कहे। अब वो सभी पिछले 2 महीनों से लगातार यही काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का हर एक पार्ट दर्द कर रहा है। फिर ऐसे ही एक दिन जफर उनके पास आता है और उनसे उनकी पिकेक्स नीचे रखने की कहता है। फिर जफर उन्हें उसके साथ चलने की कहता है। इससे सभी को लगने लगता है कि उनका ये लेबर वाला काम खत्म हो गया है और अब वो आराम कर सकते हैं। पर जफर उनसे कहता है कि उन्हें गलत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए उन्हें आराम मिल रहा है और उन्हें वापस यही करने आना है। ये सुनकर सभी वापस काफी निराश हो जाते हैं। फिर जफर बताता है कि उन सभी को ये काम कम से कम 6 महीनों के लिए करना होगा। तो कैस्टिव पूछता है कि फिर उन्हें लेकर कहाँ जाया जा रहा है, जिस पर जफर बताता है कि उनके ओनर ने उन्हें बुलाया है। कैस्टिव जाकर देखता है कि कुछ सोल्जर उसकी तलाश में यहाँ आए हैं, क्योंकि किंग एक फाइटिंग टूर्नामेंट रखवा रहे हैं। इसलिए वो लोग सिर्फ अच्छे फाइटर की तलाश कर रहे हैं और उन्होंने कैस्टिव के बारे में काफी सुना है। कैस्टिव का ओनर उससे कहता है कि कैस्टिव को खुश होना चाहिए कि वो लोग इतनी दूर से सिर्फ उसके लिए आए हैं। पर वो दोनों सोल्जर पूछते हैं कि क्या वो लड़का ही सही में कैस्टिव है, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लड़का है जिसके बारे में उन्होंने इतना कुछ सुना है।
फिर वो सोल्जर्स बताते हैं कि उन्हें पता चल ही जाएगा कि कैस्टिव इतना स्ट्रांग है भी जितना उन्होंने सुना है, क्योंकि उस टूर्नामेंट में ज्वाइन होने से पहले उन्हें एक क्वालिफाइंग मैच से गुजरना होगा जिसमें पूरी दुनिया से काफी स्ट्रांग फाइटर भी होंगे और कैस्टिव को उनसे फाइट करनी होगी। फिर वो सभी सोल्जर बताते हैं कि जो कोई भी मेन टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा उन सभी को रिवॉर्ड मिलेंगे और जो भी टूर्नामेंट का विनर होगा उसे खुद किंग अपनी हाथों से रिवॉर्ड देंगे। फिर उन दोनों में से एक सोल्जर कैस्टिव को बताता है कि उसके जैसे एक फाइटिंग स्लेव को उसकी आज़ादी भी दी जा सकती है। कैस्टिव को भी लगने लगता है कि ये काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है अपनी आज़ादी पाने का, और हो सकता है ऐसा मौका उसे आगे चलकर कभी मिले भी ना। पर कैस्टिव के मन में कुछ और अजीब फील हो रहा था, जैसे वो किंग नोर से कभी बच नहीं पाएगा और हमेशा उसे उसके हाथ में ही रहना होगा। फिर कैस्टिव का ओनर कहता है कि कैस्टिव बॉक्सिंग डिवीजन से फाइट करने वाला है और रोडोक मिक्स डिवीजन से। फिर वो जफर को उन दोनों को अच्छे से ट्रेनिंग देने की कहता है जिससे वो दोनों सबसे अच्छा परफॉर्म कर सके। जफर भी तैयार था उन दोनों को काफी अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए। फिर हम देखते हैं कि जफर कैस्टिव से बताता है कि अब उनके पास क्वालिफायर मैच के लिए 1 महीने से भी कम टाइम है, इसलिए जफर कैस्टिव को ट्रेनिंग हार्ड करने की कहता है, पर कैस्टिव को पिकेक्स से भी ट्रेनिंग करते रहना होगा। ये सुनकर कैस्टिव थोड़ा निराश होता है, पर जाते हुए जफर कैस्टिव का भरोसा रखने की कहता है क्योंकि आगे चलकर ये कैस्टिव के ही काम आने वाला है। फिर कैस्टिव भी जाकर वापस पिकेक्स चलाने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि क्वालिफाइंग मैच के लिए सिर्फ 1 ही दिन बचा है और कैस्टिव और बाकी सभी उस रिंग में आते हैं जहां मैच होने वाला है। लेकिन वो जगह काफी ज्यादा छोटी थी, जो देखकर कैस्टिव काफी हैरान था क्योंकि उस जगह पर फाइट करना काफी मुश्किल होने वाला है। तभी कैस्टिव का ओनर उसे फाइट में कुछ अच्छा करने की कहता है क्योंकि उसने कैस्टिव की फाइट के लिए काफी फीस भरी है। जिस पर कैस्टिव पूछता है कि किंग नोर ने खुद उन्हें फाइट के लिए इनवाइट किया है, लेकिन फिर क्यों उन्हें फीस देनी पड़ रही है। जिस पर जफर बताता है कि ये तो सभी की पुरानी टेक्निक रही है, हमेशा ही हारने वाले का पैसा जाता है। फिर कैस्टिव का ओनर कहता है कि पर विनर को जो चाहिए वो मिलेगा, इसलिए बिना पैसे खर्च किए वो कभी कुछ जीत भी नहीं सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्वालिफाइंग की फाइट्स शुरू हो जाती है और सभी फाइटर एक एक करके फाइट करने लगते हैं और लगातार लोग जीत भी रहे थे और हार भी रहे थे। ऐसे ही कैस्टिव का भी मैच आ जाता है और कैस्टिव सोचता है कि अगर एक जीत उसे उसकी आज़ादी के पास ले जाती है तो वो कभी हारने वाला नहीं है। कैस्टिव का ओपोनेंट सोच रहा होता है कि वो आसानी से कैस्टिव को हरा सकता है, इसलिए वो सीधा कैस्टिव की तरफ अटैक करने बढ़ने लगता है, पर कैस्टिव अपने ओपोनेंट के अटैक से बचता है और उसे मारता है। ये देखकर कैस्टिव का ओपोनेंट समझ जाता है कि उसका ओपोनेंट कोई आम बच्चा नहीं है जिससे वो आसानी से जीत सकेगा। फिर कैस्टिव लगातार अपने ओपोनेंट को मारता है और जीतने का एक चांस भी नहीं देता। कुछ ही देर में काफी आसानी से कैस्टिव जीत जाता है और सभी ये देखकर काफी हैरान थे कि कैस्टिव ने इतनी आसानी से अपने से बड़े फाइटर को हरा दिया। फिर कैस्टिव अपने साथियों के पास आ जाता है और वो सभी कैस्टिव की तारीफ करने लगते हैं कि उसने काफी अच्छा किया और वो पहले से काफी स्ट्रांग हो चुका है, पर कैस्टिव शांत था और कुछ नहीं कह रहा था। फिर कैस्टिव को अपने आप पर गुस्सा आने लगता है क्योंकि सभी को लग रहा था कि उसने वो मैच काफी आसानी से जीत लिया है, पर असल में उस मैच को जीतने में कैस्टिव को काफी दिक्कत हुई थी। फिर जफर अपनी बातों से कैस्टिव का मन शांत करने की कोशिश करता है और उससे काफी असर भी पड़ता है। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी किस्मत काफी अच्छी होती है, जिसकी मदद से वो हर गेम में भी जीतता है। फिर वो आदमी कहता है कि वो अपनी किस्मत की मदद से टूर्नामेंट भी जीत कर दिखाएगा। वहीं कैस्टिव अपने अगले हर मैच को जीतता चला जाता है, पर अब वो अपने ओपोनेंट पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखा रहा था और लगातार सभी को काफी बुरी तरह से पीट कर जीता है। फिर जफर कुछ चीजें कैस्टिव को समझाता है जो वो गलत कर रहा है और उसकी वजह से हो सकता है आने वाली फाइट्स में कैस्टिव को दिक्कत हो। तभी कैस्टिव जफर पर चिल्लाता है और कहता है कि वो अपनी सारी फाइट जीत रहा है, लेकिन फिर भी जफर ने उसकी एक बार भी तारीफ नहीं की और जीतने के बाद भी कैस्टिव को वो खुशी नहीं मिल रही है क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी कैस्टिव को जीतने में काफी टाइम लग रहा है। जफर इसका कोई जवाब नहीं देता। फिर कैस्टिव अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए बाहर चला जाता है। कैस्टिव के जाने के बाद कैस्टिव के दोस्त कहते हैं कि वो पहले से बदल चुका है। कैस्टिव स्ट्रांग तो हो रहा है, पर वो कभी अपने ओपोनेंट को इतनी बुरी तरह से नहीं मारता, बल्कि उसे तो अपने ओपोनेंट के लिए भी बुरा लगता था। पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों कैस्टिव हर चीज से इतना गुस्सा होता जा रहा है। तभी उन्हें याद आता है कि जब से वो सभी पिकेक्स से ट्रेनिंग कर रहे थे तभी कैस्टिव ऐसी हरकतें करने लगा था। नेक्स्ट डे कैस्टिव पिकेक्स से ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसके हाथ से भी ब्लड आने लगा था, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहा था। तभी वहां जफर आता है और कहता है कि कैस्टिव की इतनी मेहनत करने के बाद भी वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है और इसी वजह से कैस्टिव अब इतना गुस्सा होने लगा है। पर कैस्टिव मना करता है क्योंकि उसे अपनी ट्रेनिंग के काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं और अब वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है और ना ही ये रीजन है उसके गुस्से का। फिर कैस्टिव वापस से पिकेक्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी वहां जफर आता है और कैस्टिव से पूछता है कि क्या वो बिना किसी गोल के सिर्फ गड्ढा खोदने में लगा है। फिर जफर कैस्टिव से कहता है कि अब वो कैस्टिव को हर चीज समझाने नहीं वाला,
क्योंकि अब कैस्टिव को खुद इतना समझदार हो जाना चाहिए। पर जफर कैस्टिव को एक हिंट देता है क्योंकि वो अपने गोल के काफी पास है। फिर जफर बताता है कि जब हार्ड जमीन आती है तब कैसे कैस्टिव पिकेक्स चलाता है और उसे बिल्कुल वैसे ही फाइट में पंच भी चलाने चाहिए। काफी रात हो जाती है पर कैस्टिव अब भी पिकेक्स को चला रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उस फीलिंग को पहचाना जाए जिससे वो उसे अपने पंच में यूज कर सके। फिर कैस्टिव एक लड़के का मैच देखने जाता है और वो लड़का काफी आसानी से अपने ओपोनेंट को हरा देता है और सभी लोग भी कहने लगते हैं कि वो काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर है और सभी लोगों को लगता है कि वही इस क्वालिफायर का चैंपियन भी बनेगा। उसी रात कैस्टिव खाना खाकर जाने लगता है, तभी उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या वो वापस से पिकेक्स से ट्रेनिंग करने जा रहा है। फिर कैस्टिव का एक दोस्त कहने लगता है कि उस ट्रेनिंग को करने से फायदा ही क्या है, क्यों कर रहे हैं वो सभी इतने मेहनत। तभी कैस्टिव कहता है कि जो शिकायत करता है वो कभी कुछ सीख नहीं पाता, इसलिए उन्हें शिकायत नहीं करनी चाहिए। फिर कैस्टिव वहां से जाने लगता है। फिर हम उसी लड़के को देखते हैं जिसे हमने पहले मैच में देखा था। तभी उसे कैस्टिव के बारे में पता चलता है कि कैस्टिव भी काफी अच्छा फाइटर है और उसने अभी तक अपने सभी ओपोनेंट को काफी आसानी से हराया है। कैस्टिव की इतनी तारीफ सुनकर तो वो लड़का भी उससे फाइट करने की सोचने लगता है। फिर हम देखते हैं कि कैस्टिव अपने अगले मैच के लिए आता है और उसके सामने काफी स्ट्रॉन्ग आदमी था। कैस्टिव फाइट करते हुए सोच रहा होता है कि उसे अपने पंच में उसी पिकेक्स वाले पावर और दर्द को लाना होगा जैसा जफर ने उसे कहा था। कैस्टिव उस आदमी के हर पंच से बच रहा था और साथ ही उसे लगातार मार भी रहा होता है। तभी वो आदमी कैस्टिव पर अटैक करने आगे आता है, पर कैस्टिव पिकेक्स को याद करता है, सोचता है कि जब कोई हार्ड पत्थर आ जाता है तो वो अपने हाथ कैसे चलाता है, बिल्कुल वैसे ही कैस्टिव पंच मारता है। कैस्टिव का वो पंच इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो आदमी एक ही पंच में बेहोश हो जाता है और कैस्टिव जीत जाता है। ये देखकर कैस्टिव भी काफी खुश होता है कि उसने एक आदमी को एक ही पंच में हरा दिया। जफर भी खुश होता है कि आखिरकार कैस्टिव उस ट्रेनिंग का सही मतलब सीख ही गया। नेक्स्ट डे वो सभी वापस से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी कैस्टिव अपने दोस्तों से कहता है कि कुछ दिनों से वो काफी गुस्से में था, इस वजह से वो उन सभी के साथ भी नहीं रह पा रहा था। लेकिन कैस्टिव बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि जो उसे चाहिए था वो उसे पिछली फाइट में मिल गया। फिर वो सभी कैस्टिव से कहते हैं कि अगर वो किसी दिक्कत में हो तो उनसे बात कर सकता है। वो सभी कैस्टिव की परेशानी के बारे में जरूर काफी अच्छे से सुनेंगे। कैस्टिव भी ये सुनकर काफी खुश होता है। कैस्टिव अपने दोस्तों से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहां वो लड़का आ जाता है और कैस्टिव से पूछता है कि क्या वो वही फाइटर है जो बिना एक भी पंच खाए अभी तक जीतता आ रहा है। उस लड़के को देखकर कैस्टिव को भी याद आ जाता है, वो तो वही फाइटर है जिसका मैच उसने देखा था। फिर वो लड़का बताता है कि वो सेमीफाइनल के ग्रुप 1 में है। कैस्टिव बताता है कि वो ग्रुप 2 में है। ये सुनकर वो लड़का खुश होता है क्योंकि उसे कैस्टिव से फाइनल में फाइट करने का मौका मिलेगा। फिर वो लड़का वहां से जाने लगता है और जाते हुए कैस्टिव से कहता है कि वो फाइनल के लिए तैयार है क्योंकि वो कैस्टिव को इतनी आसानी से नहीं जीतने देने वाला। कैस्टिव के दोस्त उसे उस लड़के के बारे में ज्यादा न सोचने की कहते हैं क्योंकि हो सकता है कि वो सिर्फ कैस्टिव का मैच से ध्यान भटकाने आया हो, इसलिए कैस्टिव को अपने मैच पर ध्यान देना चाहिए। फिर कैस्टिव अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो लड़का कैस्टिव का सेमीफाइनल मैच देखने आया होता है और वो भी काफी हैरान था कैस्टिव की स्किल्स देखकर, क्योंकि कैस्टिव काफी कम उम्र में ही काफी अच्छा फाइटर बन चुका है और कैस्टिव की फाइटिंग टेक्निक भी काफी कमाल की है और उसके पंच में भी काफी ताकत है, जबकि उसकी उम्र के लड़कों में इतना स्ट्रॉन्ग पंच मारने की पावर नहीं होती। तभी उस लड़की की नजर जफर की तरफ जाती है और उसे लग रहा था कि उसने जफर को पहले भी कहीं देखा है। तभी उस लड़के को याद आता है, ये तो वही फेमस फाइटर है जो अपने घुटनों की इंजरी की वजह से गायब हो गया था। अब उसे समझ आता है कि कैस्टिव की इतनी अच्छी स्किल्स और टेक्निक की वजह जफर है, उसी ने उसे ये सब सिखाया होगा। जिस पर वो लड़का सोचता है कैस्टिव को हराना बिल्कुल ऐसा होगा जैसे उसने इतने स्ट्रॉन्ग फाइटर जफर को हरा दिया। उसी रात कैस्टिव सोच रहा होता है कि कल फाइनल है और क्या उसका मैच सही में उसी लड़के के साथ होने वाला है। कैस्टिव सोचता है कि वो कल का मैच नहीं हार सकता, चाहे उसका ओपोनेंट कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि कैस्टिव को जीतकर मेन टूर्नामेंट में भी जाना है जिससे वो वहां भी जीत सके और ऐसे कई लोग हैं जो कैस्टिव को जीता हुआ देखना चाहते हैं, इसलिए कैस्टिव उन्हें निराश नहीं कर सकता। पर कैस्टिव सोचता है कि अगर वो कल का मैच भी जीत जाता है तो उसे सिर्फ टूर्नामेंट में ज्वाइन होने का चांस मिलेगा। फिर कैस्टिव को वापस से फाइट करनी होगी और जीतना भी होगा। पर कैस्टिव तय करता है कि अगर उसे आजाद होना है तो जरूर ही जीतना होगा, वरना अब तक उसने जो भी किया है सब बेकार ही जाएगा। नेक्स्ट डे कैस्टिव फाइट के लिए तैयार हो रहा होता है और जफर कैस्टिव को उसके फाइट से पहले कुछ चीजें समझाता है जो कैस्टिव के काफी काम की हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा था, जैसे उसे पता है कि वो जीतने ही वाला है।
ये देखकर उसके दोस्त कहते हैं कि उसका ओपोनेंट बच्चा जरूर है, लेकिन उसे उस बच्चे को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसने ये गलती की तो आगे चलकर उसके साथ काफी बुरा भी हो सकता है। जिस पर वो लड़का कहता है कि उन्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने पहले ही अपने ओपोनेंट को काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है, इसलिए उसे पता है कि कैस्टिव से कैसे फाइट करनी चाहिए। फिर वो बताता है कि कैस्टिव का डिफेंस काफी अच्छा है और उसके पंच में इतनी पावर है कि वो अपने ओपोनेंट को एक ही सही पंच में हरा सकता है। पर फिर वो बताता है कि कैस्टिव के अंदर एक काफी बड़ी कमजोरी है जो उसके लिए काफी बुरी बनने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैस्टिव और उसका ओपोनेंट फेलिक्स दोनों गेट से अंदर आ जाते हैं और गेट बंद हो जाता है। अब गेट वापस तब तक नहीं खुलने वाला था जब तक उन दोनों में से कोई एक हार नहीं जाता और ना ही उनके पास कोई भागने की जगह है। फिर दोनों की फाइट शुरू होती है और कैस्टिव सोचने लगता है कि उसे फेलिक्स के ऊपर कैसे अटैक करना चाहिए, क्योंकि फेलिक्स का साइज ज्यादा बड़ा नहीं है तो कैस्टिव को अटैक करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। पर कैस्टिव ये नहीं भूल सकता था कि फेलिक्स सही में एक काफी अच्छा फाइटर है और इसी वजह से वह फाइनल तक आ पाया। फिर कैस्टिव अटैक करना शुरू करता है जिससे वो पता लगा सके कि फेलिक्स कैसे फाइट करता है। फेलिक्स भी वही कैस्टिव के सभी अटैक से बच रहा था, पर कैस्टिव के अटैक काफी फास्ट थे, जो देखकर फेलिक्स काफी हैरान होता है, क्योंकि देखने और उनका सामना करने में काफी अंतर है। अब फेलिक्स भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी फाइटिंग पोजीशन भी बदल लेता है। तभी फेलिक्स काफी स्पीड के साथ कैस्टिव के पंच को मारने के लिए आगे बढ़ता है। कैस्टिव उसके पहले पंच से ही बच जाता है। तभी फेलिक्स अपना दूसरा हाथ भी पंच मारने के लिए बढ़ाता है। कैस्टिव उससे भी बच रहा होता है, लेकिन तभी कुछ होता है जिसकी वजह से कैस्टिव फेलिक्स के पंच से बच नहीं पाता और फेलिक्स का पंच सीधा कैस्टिव के सर पर लगता है, जिससे कैस्टिव अपने घुटनों पर गिर जाता है। कैस्टिव सोचता है, उसे तो लगा था कि वो आसानी से फेलिक्स के पंच से बच जाएगा, लेकिन फिर भी उसे पंच कैसे लग गया। तभी फेलिक्स कैस्टिव से उठने की कहता है, क्योंकि अभी तो उसने फाइट शुरू भी नहीं की और ये तो सिर्फ उसका हेलो कहने का तरीका है। अब दोनों वापस से आमने सामने आ जाते हैं और फेलिक्स वापस से अपनी अजीब पोजीशन के साथ फाइट करने के लिए तैयार था और वही कैस्टिव इस बार फेलिक्स के अटैक पर पूरा ध्यान देने की कोशिश करता है। तभी फेलिक्स 2 पंच मारता है, पर कैस्टिव उनसे बच जाता है, लेकिन तीसरा पंच वापस से कैस्टिव को लग जाता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। कैस्टिव के दोस्तों को भी समझ नहीं आ रहा था कि कैस्टिव को क्या हो गया है, क्योंकि इतनी ध्यान से देखने के बाद भी कैस्टिव को लगातार 2 पंच लग चुके थे। तभी जफर बताता है कि कभी कभी ज्यादा ध्यान से देखना भी भारी पड़ जाता है और ओपोनेंट को अटैक करने का मौका भी मिल जाता है। साथ ही कैस्टिव अपनी बॉडी की वजह से हार रहा है, क्योंकि फेलिक्स उसे ऐसा दिखा रहा है कि वो क्लोज रेंज अटैक कर रहा है, पर असल में फेलिक्स लॉन्ग रेंज अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से कैस्टिव फेलिक्स की किसी भी अटैक से नहीं बच पा रहा है। कैस्टिव इस वजह से फेलिक्स के अटैक डोज नहीं कर पा रहा, क्योंकि फेलिक्स के अटैक उसकी बॉडी की रेंज से भी काफी ज्यादा दूर जा रहे हैं, इसलिए कैस्टिव समझ नहीं पा रहा है कि उसे कितना दूर हटना चाहिए और तभी फेलिक्स कैस्टिव पर अटैक कर पा रहा है। फेलिक्स अपने फ्लेक्सिबल शोल्डर की मदद से ऐसा कर पा रहा है, क्योंकि फेलिक्स अपने शोल्डर को पूरी तरह से आगे कर रहा है, जिससे उसके हाथ काफी दूर तक जा पा रहे हैं। साथ ही जफर बताता है कि फेलिक्स को ये टेक्निक सीखने में काफी टाइम और ट्रेनिंग लगी होगी, पर अब वो काफी स्ट्रॉन्ग पंच भी चला पा रहा है। तभी जफर सोचता है कि कैस्टिव को अब तक इस सिचुएशन से निकलने का कोई रास्ता निकाल लेना चाहिए था। तभी जफर को कुछ समझ आता है, जिससे वो काफी परेशान होने लगता है और सोचता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं कैस्टिव दीवार के पास आ चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, क्योंकि कैस्टिव की एक पैर की हड्डी डिसलोकेट हो चुकी है। तभी फेलिक्स कैस्टिव से कहता है कि उसे पता है कि कैस्टिव के पैर में इंजरी आ चुकी है, क्योंकि जब फेलिक्स ने कैस्टिव के पहले पंच मारा था तब कैस्टिव की पूरी बॉडी का वेट अचानक से उसकी एक पैर पर आ गया था, जिसकी वजह से कैस्टिव के पैर में इंजरी आ गई। तभी फेलिक्स कैस्टिव से कहता है कि लक हमेशा उसकी ही साइड रहता है। तभी फेलिक्स फाइट को खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अब पैर में इंजरी के साथ कैस्टिव बिल्कुल भी फेलिक्स के सामने नहीं टिक सकता। तभी फेलिक्स कैस्टिव पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर कैस्टिव आगे आता है और सोचता है कि वो फेलिक्स के अटैक से पीछे हटने के बजाय उसके पास जाएगा, जिससे कैस्टिव को भी अटैक करने का स्पेस मिलता है और उसे फेलिक्स का अटैक लगता भी नहीं। कैस्टिव के पंच से ही फेलिक्स पीछे गिर जाता है और वो काफी हैरान था कि कैस्टिव उसे पंच करने में कामयाब हो गया। कैस्टिव के दोस्त काफी खुश होते हैं कि कैस्टिव ने अटैक से बचने का रास्ता निकाल ही लिया, पर कैस्टिव सोच रहा होता है कि उसके पंच ने ज्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर कैस्टिव अपने पैर से भी पंच को पावर दे पाया होता तो वो पंच फेस पर काफी जोर से लगता और हो सकता था कैस्टिव वही फाइट को खत्म भी कर चुका होता। तभी फेलिक्स वापस खड़ा होता है और अब उसने वापस से अपने हाथ अपनी बॉडी के पास कर लिए थे। तभी फेलिक्स कैस्टिव पर अटैक करने लगता है और इस बार वो लगातार अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से कैस्टिव दीवार के पास पहुंच जाता है और अब वो फेलिक्स के अटैक से बच नहीं पाता और फेलिक्स वापस से कैस्टिव की पंच मार देता है।
वहीं जफर सोच रहा होता है कि फेलिक्स ने ऐसी छोटी एरेना में काफी सारी फाइट लड़ी है, जिसकी वजह से वो इसमें काफी अच्छा है और उसे पता है कि यहाँ कैसे फाइट करना चाहिए और कैसे अपने ओपोनेंट को दबाया जा सकता है। वहीं कैस्टिव सोचता है कि वो हार नहीं सकता और जब तक वो ठीक है वो लगातार फाइट करता रहेगा। फिर कैस्टिव वापस से लगातार फेलिक्स को पंच मारने लगता है। फेलिक्स कैस्टिव को वापस से फॉर्म में नहीं आने देना चाहता था, इसलिए वो भी लगातार पंच मारने लगता है। तभी फेलिक्स एक स्ट्रॉन्ग पंच मारने वाला होता है, पर कैस्टिव उससे बच जाता है। फेलिक्स को समझ आने लगता है कि कैस्टिव कोई प्लान बना रहा है और वो कुछ करने वाला है। कैस्टिव के दोस्तों को लग रहा था कि कैस्टिव का फेलिक्स से बच पाना मुश्किल होता जा रहा है और वो दीवार के दूसरी तरफ भी नहीं आ पा रहा, पर जफर उन्हें समझाता है कि कैस्टिव ने अभी हार नहीं मानी और ये सिर्फ उसकी आंखें देखकर ही पता चल रहा है और जब तक कैस्टिव हार नहीं मानता तब तक कुछ खत्म नहीं हुआ। वहीं फेलिक्स भी काफी हैरान था कि अब तक कैस्टिव उसके सामने टिका हुआ है और आज से पहले फेलिक्स ने ऐसे किसी फाइटर के साथ फाइट नहीं की जो इतना घायल होने के बाद भी बिना रुके फाइट कर सकता हो। वहीं कैस्टिव समझ चुका था कि फेलिक्स भी धीरे धीरे थक रहा है, इसलिए उसे भी अपने अटैक कम नहीं करने चाहिए। तभी दोनों ही एक दूसरे के पेट में काफी स्ट्रॉन्ग पंच मारने लगते हैं, जिससे दोनों को ही काफी दर्द हो रहा था, लेकिन दोनों में से कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं था। जल्दी कैस्टिव का पैर काफी दर्द करने लगता है और उसके हाथ भी और पंच नहीं सहने वाले थे। तभी फेलिक्स कैस्टिव को एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से कैस्टिव गिरने वाला होता है और कैस्टिव भी समझ जाता है कि अगर वो जमीन पर गिर गया तो पक्का ही वो बेहोश हो जाएगा। लेकिन तभी कैस्टिव अपने आप को गिरने से रोकता है और वापस खड़ा होता है। तभी फेलिक्स कैस्टिव पर एक और पंच मारने आगे जाता है, पर कैस्टिव नीचे से बच जाता है और फेलिक्स को एक पेट में मुक्का मार देता है। फिर भी कैस्टिव रुकता नहीं और आपस से एक पंच सीधा के फेस पर मार देता है। फेलिक्स भी ये देखकर काफी हैरान था कि ये बच्चा कौन है जो इतनी बुरी हालत में होने के बाद भी उससे बिना रुके फाइट किया जा रहा है। जफर भी समझ जाता है कि कैस्टिव वापस मैच में आ रहा है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। सिर्फ एक ही अटैक काफी है जो सब बदल सकता है। तभी जफर बताता है कि कैस्टिव हार नहीं मान रहा, बल्कि वो मौका ढूंढ रहा है उस अटैक को रोकने का। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां जफर कैस्टिव को सिखा रहा होता है कि एक इंसान के शरीर में उसका गला काफी कमजोर होता है और जफर ऐसी कई जगहों के बारे में बताता है जो एक इंसान की बॉडी में काफी कमजोर होती हैं। तो कैस्टिव कमजोर बॉडी पार्ट पर अटैक करना सही से सीख रहा होता है कि कैसे वो उन जगहों पर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक कर सकता है। वहीं फेलिक्स सोच रहा होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आमतौर पर इस टाइम तक वो ड्रिंक्स के साथ अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहा होता है, पर कैस्टिव अब भी उससे फाइट कर रहा है। तभी फेलिक्स कैस्टिव पर अटैक करता है, लेकिन कैस्टिव वापस से उसके अटैक से बचकर फेलिक्स के पेट पर ही मुक्का मारता है। तभी फेलिक्स को सांस अंदर लेने में परेशानी होने लगती है। फेलिक्स सोच में पड़ जाता है कि क्या कैस्टिव अभी तक उसकी सांस को देख रहा था और सिर्फ सांस अंदर लेने के टाइम पर अटैक कर रहा था, जिससे अब फेलिक्स को सांस लेने में दिक्कत आ रही होती है। तभी कैस्टिव वापस से पेट पर मारने जाता है। फेलिक्स बचने के लिए अपने दोनों हाथों से अपना पेट ब्लॉक करता है, लेकिन तभी कैस्टिव अपना अटैक बदलता है और पेट की जगह मुंह पर पंच मारता है। तभी कैस्टिव एक और पंच मुंह पर मार देता है। फेलिक्स उन अटैक को संभाल पाता है। इससे पहले कैस्टिव फेलिक्स के पीछे जाता है और अपना स्पेशल अटैक करने के लिए तैयार होता है, पर पैर की दर्द की वजह से कैस्टिव बिल्कुल सही पोजीशन नहीं ले पाता। लेकिन फिर भी कैस्टिव फेलिक्स की किडनी पर काफी स्ट्रॉन्ग पंच मारता है, जिससे फेलिक्स अपने घुटनों पर आ जाता है। अब फेलिक्स को भी समझ आ चुका था कि कैस्टिव पिछले काफी टाइम से इसी मूव की तैयारी कर रहा था। फेलिक्स उठने की काफी कोशिश करता है, पर वो उठ नहीं पा रहा था और वो पूरी तरह से भी नीचे गिर जाता है। फिर फेलिक्स बिल्कुल ही नहीं उठ पाता और कैस्टिव जीत जाता है। इसी के साथ कैस्टिव अब टूर्नामेंट में जाने के लिए क्वालिफाई हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं जफर कैस्टिव की तारीफ करता है कि उसने फाइनल में काफी अच्छा किया और अब वो मेन टूर्नामेंट में भी जा सकता है। साथ ही कैस्टिव पिछले काफी टाइम से बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग कर रहा था, तो अब वो एक दिन का रेस्ट तो ले ही सकता है। फिर सभी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और कैस्टिव से बैठा था, जिसकी वजह से वो बोर होने लगता है। तभी कैस्टिव सोचने लगता है कि वो सिर्फ ट्रेनिंग करता है और फाइट करता है, इसके अलावा उसकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। तभी कैस्टिव के दिमाग में आता है कि अगर वो अपने हाथ खो देता है तो वो कैसे अपनी जिंदगी जी पाएगा। तभी फेलिक्स कैस्टिव के सामने आ जाता है। फेलिक्स बताता है कि आज वो इस जगह से जा रहा है और जाने से पहले फेलिक्स को बस देखना था कि कैस्टिव कितना घायल है। फिर फेलिक्स कैस्टिव के साथ बैठ जाता है और उसे बताता है कि हमेशा तो वो अपने ओपोनेंट को काफी आसानी से हराकर जीत जाता है, पर अब की बार उसके साथ ही ये हुआ, वो मैच हार गया। साथ ही फेलिक्स को काफी चोटें भी लगी। फिर कैस्टिव फेलिक्स से पूछता है कि अब वो क्या करने वाला है, जिस पर फेलिक्स बताता है कि एक लूजर के पास सिर्फ जाने का ही ऑप्शन होता है, क्योंकि पहले राउंड में हारना या फाइनल राउंड में हारना दोनों बराबर ही होता है। पर फाइनल राउंड तक पहुंचने के लिए कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, जो काफी अच्छी बात है। फेलिक्स बताता है कि फाइटर को ये बात पहले से नहीं बताई जाती, क्योंकि वो चाहते हैं कि फाइटर बिना किसी अवार्ड के लालच में फाइट करे।
फिर फेलिक्स बताता है कि वो अपना पैसा लेते ही यहाँ से चला जाएगा। फिर वो जाने लगता है और कहता है कि कैस्टिव का बिना कोई टेंशन वाला चेहरा देखकर उसे वापस से कैस्टिव से फाइट करने का मन कर रहा है। फिर जाते हुए फेलिक्स कैस्टिव को मेन टूर्नामेंट में भी ना हारने की कहता है, क्योंकि अगर वो वहाँ हारा तो ये फेलिक्स की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर कैस्टिव कहता है कि वो जीतने का प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, पर वो फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार है और अपनी पूरी पावर के साथ फाइट भी करने वाला है। तभी फेलिक्स कॉइन उछालकर मेन टूर्नामेंट के लिए कैस्टिव का लक चेक करने के लिए कहता है। फिर फेलिक्स कैस्टिव को ध्यान से देखने की कहता है। तभी फेलिक्स कॉइन उछाल देता है और कॉइन नीचे आने के बाद कैस्टिव हेड चुनता है और कैस्टिव का गेस बिल्कुल सही होता है, क्योंकि हेड ही था। फेलिक्स कहने लगता है कि कैस्टिव का भी लक काफी अच्छा है, क्योंकि इससे पहले भी कैस्टिव सही था और अब की बार भी सही है। पर कैस्टिव बताता है कि ये कोई लक नहीं है, क्योंकि फेलिक्स ने उसे देखने को कहा था तो उसने कॉइन को देखा और जवाब दिया। यह सुनकर फेलिक्स हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या सही में कैस्टिव ने इतने छोटे कॉइन को अपनी आंखों से इतने ध्यान से देखा कि कैस्टिव को पता चल गया कि आखिर में क्या आने वाला है। फेलिक्स सोचने लगता है कि क्या ये किसी इंसान के लिए करना मुमकिन भी है। फिर फेलिक्स कैस्टिव से कहता है कि अब उसे समझ आ गया कि वो कैस्टिव से क्यों हारा, क्योंकि कैस्टिव उससे बेहतर फाइटर है और फेलिक्स को लगता है कि मेन टूर्नामेंट में भी कैस्टिव काफी दूर तक जाने वाला है। फिर फेलिक्स जाते हुए कहता है कि कैस्टिव को जरूर जीतना होगा और हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा और जब तक नहीं रुकना तब तक कि वो टॉप पर ना आ जाए। कैस्टिव भी वादा करता है कि वो कहीं नहीं रुकेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जफर उन सभी दोस्तों के साथ बैठा होता है और कहता है कि अब उन्हें पीकेएक्स वाली ट्रेनिंग की आदत पड़ चुकी है, तो अब उन्हें अगले स्टेज पर जाना चाहिए। फिर जफर उन्हें वही पिकेक्स देता है, पर उसने उसका हैंडल बदल दिया था, जिसकी वजह से अब उन्हें पकड़ने में पहले से ज्यादा दिक्कत आ रही थी। जफर बताता है कि अब उन्हें पिकेक्स पर अच्छी ग्रिप बनाने के लिए उसे और अच्छे से पकड़ना होगा, जिससे उनकी ग्रिप अच्छी होगी और ये उनका फोकस भी बढ़ाएगा। साथ ही जफर बताता है कि वो आगे चलकर हैंडल का चिकनापन और बढ़ा देगा जैसे जैसे उन सभी को इसकी आदत पड़ेगी। फिर जफर उनसे पूछता है कि उन्हें क्या लगता है कि वो उनकी ग्रिप पर इतना ध्यान क्यों दे रहा है। जिस पर कैस्टिव बताता है कि उनके पंच की पार उनके हाथ से निकलती है, इसलिए उन्हें अपने हाथ को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। कैस्टिव बिल्कुल सही होता है। फिर जफर बताता है कि एक पंच की पार उनकी ग्रिप पर ही डिपेंड करती है। फिर कैस्टिव के दोस्त कहते हैं कि यानी अब उन्हें वापस से गड्ढे खोदने होंगे। कैस्टिव का एक दोस्त कहता है कि ये तो काम काफ़ी आसान है, पर अगर उनके पास कोई गोल होगा तो उस काम को करने में ज़्यादा मजा आएगा। ऐसा बिना किसी लक्ष्य के सिर्फ गड्ढे खोदना काफ़ी बेकार है। जफर भी मन में सोचता है कि वो सभी बिल्कुल सही है, तो जफर उन्हें एक लक्ष्य देने की कहता है। फिर जफर अपने हाथ में एक सेब दिखाता है और अपनी मुट्ठी इतनी जोर से बंद करता है कि वो सेब गायब हो जाता है। सभी ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। फिर जफर बताता है कि वो सेब गायब नहीं हुआ है, बल्कि उन्हें अपने हाथों में इतनी पार लानी होगी कि वो ये कर सके। जफर बताता है कि यही उनका लक्ष्य है। जैसे ही वो ये करना सीख जाएंगे, उन्हें नए स्टेज पर ले जाया जाएगा। फिर जफर उन्हें 0 डिस्टेंस पंच दिखाता है, जिसमें जफर बिना अपने हाथ को ज्यादा मूव किए काफी पावरफुल पंच मारता है। ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं और कैस्टिव काफी खुश होता है, क्योंकि ये टेक्निक फाइट में उसके काफी काम आने वाली है। जिसके बाद वो सभी एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां कैस्टिव रुस्का को देखता है और वो भी उसी आइलैंड पर आ चुका था। पर कैस्टिव को रुस्का से बात करने का टाइम नहीं मिलता और वो आगे चला जाता है। फिर कैस्टिव अपने कपड़े साफ कर रहा होता है, लेकिन काफी धोने के बाद भी खून के निशान नहीं मिट रहे थे, जिसकी वजह से कैस्टिव काफी परेशान होता है। तभी कैस्टिव उस लेडी को देखता है जो किंग नोर को म्यूजिक सुनाया करती थी। कैस्टिव उस लेडी का नाम लेकर उसे बुलाता है। उस लेडी का नाम रुस्काना है। रुस्काना कैस्टिव से मिलकर काफी खुश होती है और कहती है कि वो तो पहले से ही काफी बड़ा हो चुका है। तभी वहाँ रुस्का भी आ जाता है और कैस्टिव को बधाई देता है जो उसने क्वालीफायर पास कर लिए। पर कैस्टिव मन में सोच रहा होता है, जब वो पहले मिले थे तब रुस्का भी उसके जितना ही बड़ा था, लेकिन अब रुस्का कैस्टिव से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। फिर उसका जाने लगता है, पर कैस्टिव उसे रोकता है। पर उसका कहता है कि उसके पास कुछ जरूरी काम है, जिसकी वजह से वो रुक नहीं सकता। फिर उसका बताता है कि वो कल सुबह फ्री है, तो अगर कैस्टिव को उससे बात करनी है तो वो आ सकता है। पर कैस्टिव बताता है कि उसे भी सुबह ट्रेनिंग करनी होती है, तो रुस्का कहता है कि वो आज शाम को मिल सकते हैं। उसे शाम रुस्का कैस्टिव के पास आता है और पूछता है कि उसे क्या बात करनी थी। कैस्टिव पूछता है कि क्या वो दोनों दोस्त हैं, क्योंकि पहले कैस्टिव काफी जल्दी रोम से चला गया था, तो वो कभी ये पूछ नहीं पाया। पर उसका कहता है कि कैस्टिव को ये बातें छोड़कर अपने आप को बचाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये टूर्नामेंट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। इस वजह से कैस्टिव जैसे किसी का जीत पाना नामुमकिन है, इसलिए कैस्टिव को टूर्नामेंट में जाना ही नहीं चाहिए और पीछे हट जाना चाहिए। पर कैस्टिव कहता है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता और वो कभी टूर्नामेंट से भाग नहीं सकता। रुस्का कहता है कि कैस्टिव को हमेशा से लगता है कि वो सबसे अलग है, जिस पर कैस्टिव बताता है कि एक स्लेव का दर्द सिर्फ एक स्लेव ही समझ सकता है। नेक्स्ट डे बॉक्सिंग डिवीजन के सभी फाइटर को उनका नाम लेने पर स्टेज पर बुलाया जाने वाला होता है।
पर ये कैस्टिव को ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि इससे कैस्टिव की बुरी यादें ताजा हो रही थी। तभी कैस्टिव के पास एमदेन आ जाता है और कैस्टिव एमदेन को देखकर काफी खुश होता है क्योंकि उसे पता ही था एमदेन जैसा कोई इतना स्ट्रॉन्ग फाइटर आसानी से क्वालिफायर पास कर सकता है। फिर एमदेन कैस्टिव से कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कब कैस्टिव से फाइट करने वाला है, पर एमदेन कहता है कि कैस्टिव किसी और से ना हारे क्योंकि उसे कैस्टिव से वापस फाइट करनी है। तभी एमदेन को स्टेज पर बुलाया जाता है और वो चला जाता है। फिर कैस्टिव याद करता है कि रुस्का ने उससे कहा था कि उसे पीछे हट जाना चाहिए, पर कैस्टिव मन में सोचता है कि वो इतनी मेहनत करके यहाँ तक वापस जाने के लिए नहीं आया, इसलिए वो ऐसे पीछे कभी नहीं हट सकता। जिसके बाद किंग सभी फाइटर का वेलकम करता है और बिना किसी डर के फाइट करने की कहता है और इसी के साथ टूर्नामेंट शुरू हो जाता है और हमारा हीरो कैस्टिव भी फाइट करने के लिए तैयार था। तो इस सीरीज का यही एंड होता है। आगे की कहानी जानने के लिए आपको अगले सीजन का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।